हे गाइस, पार्ट 1 देख लिया ना? अगर नहीं देखा तो पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके यूज देख लो, क्योंकि आज आ गया है उसी का आगे का हिस्सा, पार्ट 2। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ही कुछ लोग हल्का सा हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जिस लड़के की इतनी तारीफ हो रही थी, उसका टैलेंट तो शायद बहुत साधारण निकला। लेकिन जियांग शाओचा फिर भी अपनी बात नहीं बदलती। वो कहती है कि अगर कोई संस्था उसके भाई को स्वीकार करेगी तो वो भी उसी संस्था में जाएगी। इसी बीच एक बार फिर दरवाजे की घंटी बजती है। घर वाले सोचते हैं कि शायद कोई और संगठन जियांग शाओचा के लिए आया होगा। लेकिन इस बार जो दो लोग अंदर आते हैं, उन्हें देखकर चार्थ ऑफिस का कैप्टन भी तुरंत खड़ा हो जाता है। वो पूरे सम्मान के साथ उन्हें सलाम करता है। घर के बाकी लोग कुछ समझ ही नहीं पाते। तभी सामने खड़ा व्यक्ति अपना परिचय देता है। वो कहता है कि वो हेवन शील्ड ब्यूरो के नॉर्थ ऑफिस से झूगे हैंग है। ये नाम सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। फांगशिन के चेहरे पर भी पहली बार हल्की चिंता दिखाई देती है। उसके मन में तुरंत सवाल आता है कि आखिर नॉर्थ ऑफिस उसके घर तक कैसे पहुंच गया। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसकी असली शक्ति का राज तो सामने नहीं आ गया। लेकिन झूगे हैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि वो दो कामों से आया है। पहला, फांगशिन को नॉर्थ ऑफिस में शामिल होने का निमंत्रण देने, और दूसरा, उसे बहुत भूख लगी है, इसलिए पहले सबके साथ बैठकर खाना खाने। नॉर्थ ऑफिस का नाम सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अभी कुछ देर पहले तक सभी लोग यही सोच रहे थे कि फांगशिन का टैलेंट शायद सी ग्रेड से भी नीचे होगा, लेकिन अब देश की सबसे खतरनाक और सबसे प्रतिष्ठित यूनिट खुद उसके घर आकर उसे बुला रही थी। घर वाले कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। फांगशिन के अंकल तुरंत सवाल पूछते हैं कि आखिर नॉर्थ ऑफिस जैसी जगह फांगशिन जैसे लड़के को क्यों बुलाना चाहती है। अभी तो किसी ने कहा था कि उसकी रैंकिंग सी ग्रेड तक भी नहीं पहुंची। तभी चार्थ ऑफिस का कैप्टन सारी गलतफहमी दूर करता है। वह बताता है कि नॉर्थ ऑफिस जिन लोगों को खुद चुनता है, उनकी जानकारी सामान्य रिजल्ट लिस्ट में दिखाई ही नहीं जाती। ऐसे लोगों का पूरा डेटा सीधे मिलिट्री सिस्टम में एसएसएस लेवल एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए बाकी संगठनों के पास उसकी जानकारी पहुंच ही नहीं सकती। अब पूरे परिवार को पहली बार एहसास होता है कि फांगशिन का असली रिजल्ट उनसे पूरी तरह छिपाया गया था। इसके बाद झूगे हैंग खुद फांगशिन की असली रिपोर्ट सबके सामने रख देता है। रिपोर्ट देखकर सभी लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। फांगशिन ने बिना अवेकनिंग पोशन इस्तेमाल किए एक साथ 5 अलग अलग टैलेंट्स हासिल किए थे। इतना ही नहीं, उनमें सबसे ऊंची रेटिंग सीधे एसएसएस ग्रेड थी। यानी जिस लड़के को अभी तक बेकार समझा जा रहा था, वही इस पूरे बैच का सबसे बड़ा जीनियस निकला। घर वाले खुशी और हैरानी के बीच कुछ बोल ही नहीं पाते। उधर फांगशिन के मन में एक अलग चिंता चल रही होती है। उसे राहत इस बात की होती है कि रिपोर्ट में उसके स्लॉटर टैलेंट का नाम नहीं आया, यानी उसका सबसे बड़ा राज अभी भी छिपा हुआ है। लेकिन उसी रिपोर्ट में एक और बात उसका ध्यान खींचती है। उसके माता पिता की जानकारी और उसके दादा की पहचान भी मिलिट्री एन्क्रिप्शन के अंदर छिपी हुई होती है। अब उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर उसके दादा थे कौन। झूगे हैंग फांगशिन को तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है, लेकिन फांगशिन बिना सोचे समझे फैसला नहीं करना चाहता। वो जानता है कि अगर उसने नॉर्थ ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। उसकी चुराई हुई शक्तियां भी कभी न कभी सबके सामने आ सकती हैं। इसलिए वो सीधे मना तो नहीं करता, लेकिन अपनी झिझक जरूर दिखाता है। झूगे हैंग मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि इतिहास में पहली बार कोई इंसान नॉर्थ ऑफिस का निमंत्रण ठुकराने के बारे में सोच रहा है। फांगशिन भी जवाब देता है कि शायद इसलिए क्योंकि नॉर्थ ऑफिस का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। दोनों की बातचीत में हल्की मुस्कान जरूर होती है, लेकिन माहौल गंभीर बना रहता है। तभी झूगे हैंग कहता है कि यहाँ बहुत शोर है, असली बात कहीं और करते हैं। अगले ही पल वो अपनी स्पेस टैलेंट का इस्तेमाल करता है। एक पल में फांगशिन और झूगे हैंग बाकी लोगों की नज़रों से गायब हो जाते हैं। घर वाले घबरा जाते हैं, लेकिन चार्थ ऑफिस का कैप्टन उन्हें समझाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। झूगे हैंग ने सिर्फ एक अलग स्पेस डोमेन बनाया है, जहां दोनों आराम से अकेले बात कर सकते हैं। उधर उस अलग दुनिया में पहुंचते ही झूगे हैंग सीधे एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादा असल में कौन थे? फांगशिन सहज तरीके से जवाब देता है कि वे उसके दादा थे। और कौन? झूगे हैंग हंस पड़ता है। फिर वो ऐसा सच बताता है जो फांगशिन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो बताता है कि उसके दादा फांग यिनताई कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनका असली नाम और पहचान पूरी दुनिया से छिपाई गई थी। वे कभी नॉर्थ ऑफिस के सबसे ताकतवर गॉड जनरल्स में से एक थे। उनका कोड नेम था फांग छिंगदी। यही वजह थी कि जब फांगशिन के अंदर स्लॉटर टैलेंट जागा था, तब उसके दादा ज्यादा देर तक हैरान नहीं हुए। उन्होंने तुरंत उसे वो खास पेंडेंट दिया था जिससे वो अपनी असली शक्ति छिपा सके। अब फांगशिन को अपने दादा की हर बात समझ आने लगती है, लेकिन अगले ही पल झूगे हैंग एक और बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि आधिकारिक रिकॉर्ड में उसके दादा का नाम लेना तक मना था। एक समय ऐसा आया था जब उन पर संगठन के खिलाफ विद्रोह करने का आरोप लगा दिया गया था। उस लड़ाई में हेवन शील्ड ब्यूरो को इतना बड़ा नुकसान हुआ था कि पूरी दुनिया हिल गई थी। ये सुनकर फांगशिन सोचता है कि शायद आज उसे गिरफ्तार करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन झूगे हैंग उसकी बात सुनकर हंस देता है। वो कहता है कि सच्चाई बिल्कुल अलग है।
असल में वो खुद फांग छिंगदी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। इतना ही नहीं, बाद में ये साबित हो चुका था कि उसके दादा पर लगाया गया देशद्रोह का आरोप गलत था। उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया था और अब उनका नाम पूरी तरह साफ किया जा चुका है। यहीं से फांगशन की अपने परिवार और अपने अतीत को लेकर सोच पूरी तरह बदलने लगती है। झुगे हैंग अब फांगशन को साफ साफ बताता है कि वो उसे नॉर्थ ऑफिस में शामिल करवाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि आज नॉर्थ ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी वही इंसान है जो कभी उसके दादा का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। अगर फांगशन नॉर्थ ऑफिस में शामिल हो जाता है तो वहां उसे पूरा संरक्षण मिलेगा। उसकी ताकत, उसका भविष्य और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संगठन उठाएगा। कोई भी आसानी से उसके खिलाफ कदम नहीं उठा सकेगा। दूसरी वजह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। झूगे हैंग बताता है कि फांगशन के माता पिता सिर्फ साधारण वैज्ञानिक नहीं थे, वे बहुत बड़े रिसर्चर थे। और जिस कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई थी वो कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया था। संभव है कि उनकी रिसर्च किसी बहुत बड़ी साजिश से जुड़ी हुई थी। इसलिए अगर फांगशन सच जानना चाहता है और अपने माता पिता की मौत का असली कारण पता करना चाहता है तो उसके लिए नॉर्थ ऑफिस सबसे सही जगह है। इसके बाद झूगे हैंग उसे सोचने के लिए 3 दिन का समय देता है। वो फांगशन को एक खास स्पेस बीट भी देता है और कहता है कि अगर कभी कोई बड़ी मुसीबत आ जाए या उसे नॉर्थ ऑफिस आना हो तो बस इस मोती को तोड़ देना। वो जहां भी होगा तुरंत उसके सामने पहुंच जाएगा। फांगशन उत्सुक होकर पूछता है कि आखिर झूगे हैंग कितना ताकतवर है। वो मुस्कुराकर कहता है कि अगर अभी के सरकारी सिस्टम से देखा जाए तो चश्मा पहनने की हालत में उसकी ताकत लेवल 11 मानी जाती है, जबकि पूरे शहर का सबसे ताकतवर अधिकारी मुश्किल से लेवल 6 है। फांगशन फिर पूछता है कि अगर वो चश्मा उतार दें तो? झूगे हैंग हंसते हुए बस इतना कहता है कि फिर उसे बहुत ज्यादा ताकतवर समझ लेना। बात खत्म होने के बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं। झूगे हैंग आते ही आराम से खाने की मेज पर बैठ जाता है और खाने की तारीफ करने लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ मिनट पहले इतनी गंभीर बातचीत हुई थी। उधर चार्थ ऑफिस के कैप्टन चूगांग भी वहीं मौजूद होते हैं। झूगे हैंग उनसे कहता है कि अगर फांगशन 3 दिन बाद भी नॉर्थ ऑफिस में आने का फैसला नहीं करता तब वे चाहें तो उसे अपने विभाग में ले जा सकते हैं। इसी दौरान फांगशन के अंकल मौका देखकर अपनी दोनों बेटियों की भी सिफारिश करने लगते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद नॉर्थ ऑफिस उनकी बेटियों को भी स्वीकार कर ले। झूगे हैंग बड़ी बेटी के बारे में कहता है कि उसमें कुछ क्षमता जरूर है, लेकिन छोटी बेटी के बारे में वो इतनी सीधी बात कह देता है कि पूरे घर में कोई कुछ बोल नहीं पाता। वो कहता है कि नॉर्थ ऑफिस के दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते का टैलेंट भी उससे बेहतर है। इसके बाद वो फांगशन को 3 दिन याद रखने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। रात को फांगशन अपने कमरे में जाता है। वहां उसे एक पैकेट मिलता है जो दोपहर में उसके लिए आया था। अंदर उसके दादा का पुराना मोबाइल फोन होता है। फोन चालू करते ही एक रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सामने आता है। वीडियो में उसके दादा कहते हैं कि उन्हें 2 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, किसी भी हालत में नॉर्थ ऑफिस ज्वाइन करना। दूसरी, आज रात ठीक 12 बजे आईने के सामने खड़े होकर अपने स्लॉटर सिंबल को पूरी ताकत से सक्रिय करना और लगातार आधे घंटे तक ऐसा करते रहना। वीडियो अचानक खत्म हो जाता है। फांगशन को ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान उसके दादा किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे, मानो उन्हें जल्दी में यह संदेश छोड़ना पड़ा हो। इसके बाद वो अगले दिन अपनी क्लासमेट के साथ मरीन थीम म्यूजियम जाने की तैयारी करने लगता है। उधर दूसरी तरफ साथ ऑफिस में माहौल बिल्कुल उल्टा होता है। अब तक उन्हें लग रहा था कि किन जुनहाओ ही सबसे बड़ा टैलेंट है, लेकिन नई रिपोर्ट आने के बाद उन्हें समझ आता है कि उन्होंने पूरी तरह गलत इंसान चुन लिया था। उनके अधिकारी खुद पर गुस्सा करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी गलती की वजह से पूरा विभाग मजाक बन गया है। इसी बीच उन्हें एक नया मिशन मिलता है। उन्हें एक खास लड़की की गुप्त सुरक्षा करनी होती है। जानकारी मिलती है कि नाइट आर्मी का एक लेवल 8 का बेहद खतरनाक लड़ाका उसका अपहरण करने वाला है। यानी अब उनके पास फांगशन के बारे में सोचने का समय नहीं बचता। उधर रात के 12 बजते ही फांगशन अपने दादा की बात मानकर आईने के सामने खड़ा हो जाता है। करीब आधे घंटे तक कुछ भी नहीं होता। वो सोचने लगता है कि शायद दादा की बात बेकार थी, लेकिन तभी आईने के अंदर हलचल शुरू होती है। धीरे धीरे उसका ही एक दूसरा रूप सामने आने लगता है। वो बिल्कुल फांगशन जैसा दिखता है, लेकिन उसके पीछे एक लाल सिंहासन दिखाई देता है और उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास होता है। फांगशन घबरा जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। सामने खड़ा व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है कि उसके कई नाम रहे हैं, जीरोथ जज, किंग ऑफ स्लॉटर और 7 किंग्स का प्रमुख, लेकिन उसका एक नाम फांगशन भी है। फांगशन समझ ही नहीं पाता कि उसके सामने खड़ा इंसान आखिर है कौन। वो रहस्यमयी रूप कहता है कि इस सवाल पर समय बर्बाद मत करो, बस इतना समझ लो कि तुम मैं हो और मैं तुम हूं। इसके बाद वो स्लॉटर टैलेंट का सबसे बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि ये शक्ति सिर्फ दूसरे लोगों का टैलेंट छीनने तक सीमित नहीं है। अगर किसी ऐसे दुश्मन को हराया जाए जिसके पास वही टैलेंट हो। हेलो गाइस, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे देखने के लिए। इतना ही नहीं,
फांगशिन के अंदर मौजूद ज्यादातर शक्तियां भी इसी तरीके से हासिल की गई थीं। फिर वो एक और चौंकाने वाली बात बताता है, अगर कभी फांगशिन की जान पर बन आए तो वो स्लॉटर सिंबल को सक्रिय करके मन ही मन एक खास शब्द बोले। ऐसा करते ही आईने वाला यही रूप उसके शरीर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। फिलहाल वो सिर्फ 3 मिनट तक बाहर आ सकता है और उसकी अधिकतम ताकत लेवल 5 के बराबर होगी। फांगशिन अभी इससे जुड़ा सबसे जरूरी सवाल पूछने ही वाला होता है कि अचानक समय खत्म हो जाता है। आईने वाला रूप जल्दी से सिर्फ इतना कह पाता है कि एक इंसान से हमेशा सावधान रहना, लेकिन वो नाम बता पाता उससे पहले ही उसका अस्तित्व गायब हो जाता है। अब फांगशिन के हाथ में पहले से कहीं ज्यादा सवाल हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। अगले दिन मरीन थीम म्यूजियम में उसकी मुलाकात किन लोगों से होगी और ये नया रहस्य किस दिशा में जाएगा, यही कहानी का अगला बड़ा मोड़ बनने वाला है। और अगले दिन जब वो दोनों मजे कर रहे थे, किन जुनहाओ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो फांगशिन को याद दिलाता है कि आज रिजल्ट आने वाला है। उसे तो घर पर बैठकर अपने नतीजे का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ घूमने चला आया। फिर हमेशा की तरह वो अपनी ही तारीफ करने लगता है। वो अपने दोस्तों के सामने कहता है कि उसे तो पहले ही सातत ऑफिस ने चुन लिया है, उसका भविष्य तय हो चुका है, इसलिए अगर वो आज घूमने आया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फांगशिन उसके जवाब में सिर्फ इतना कहता है कि उसने तो यहाँ सिर्फ ऑक्टोपस का शो देखने आने की बात कही थी। उसके लिए इस समय रिजल्ट से ज्यादा जरूरी ये है कि वो आराम से दिन का मजा ले। किन जुनहाओ फिर ताना मारता है कि रिजल्ट आने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। उसे यह भी पता चला है कि फांगशिन ने अवेकनिंग पोशन तक इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसे इंतजार है कि रिजल्ट आने के बाद भी क्या फांगशिन के चेहरे पर यही मुस्कान रहेगी। उसके दोस्त भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि थोड़ी देर बाद पूरा स्कूल फांगशिन का मजाक उड़ाए। फांगशिन फिर भी कोई बहस नहीं करता, लेकिन अगले ही पल पूरा माहौल बदल जाता है। अचानक पूरे ओशन थीम म्यूजियम में जोरदार धमाका होता है। बिजली जैसी चमक पूरे हॉल में फैल जाती है। कुछ ही सेकंड में लोगों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। इसी दौरान कुछ खतरनाक लोग म्यूजियम के अंदर घुस आते हैं। ये नाइट आर्मी के बचे हुए सदस्य होते हैं। उनका मकसद किसी आम हमले का नहीं, बल्कि एक खास लड़की का अपहरण करना होता है। उधर सातत ऑफिस की टीम, जो पहले से गुप्त मिशन पर मौजूद थी, तुरंत हरकत में आ जाती है। उनके लीडर समझ जाते हैं कि मामला उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर है। जानकारी मिलती है कि दुश्मन सिर्फ साधारण लड़ाके लेकर नहीं आए, उनके साथ एक लेवल 8 का बेहद खतरनाक योद्धा भी मौजूद है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक होली ट्रेजर भी इस्तेमाल किया है, जिसने पूरे एक्वेरियम को अपने प्रभाव में ले लिया है। यानी अब यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि पहले से सोची समझी योजना थी। सातत ऑफिस का टीम लीडर तुरंत आदेश देता है कि बाकी लोग पहले उस लड़की की सुरक्षा करें जिसके लिए वे यहाँ आए हैं, जबकि वो खुद दुश्मन के सबसे ताकतवर लड़ाके को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर किन जुनहाओ इस मौके को भी अपने लिए हीरो बनने का मौका समझ लेता है। वो अपनी बहन और बाकी लोगों से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। उसके पिता ने बहुत महंगे बॉडीगार्ड रखे हैं और उनका लीडर लेवल 3 का ताकतवर फाइटर है, इसलिए सभी लोग उसके पास आ जाएं। लेकिन जिस लड़की की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी, यानी चू शिन्याओ, वो किन जुनहाओ के पास जाने की बजाय फांगशिन के पीछे खड़ी हो जाती है। ये देखकर किन जुनहाओ अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि सबको आखिर उसी पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी तरफ फांगशिन अब भी शांत खड़ा रहता है। वो बिना जरूरत अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहता। इसी बीच सात ऑफिस की टीम वहां पहुंच जाती है। वे चू शिन्याओ को अपने घेरे में लेकर बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक रास्ता फिर से बंद हो जाता है। इस बार सामने समुद्री जीवों के रूप में कुछ बेहद खतरनाक दुश्मन दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ के पास मेंटल टैलेंट भी होता है, जिससे वे लोगों के दिमाग पर असर डाल सकते हैं। एली तुरंत अपनी टीम को रक्षात्मक फॉर्मेशन बनाने का आदेश देती है ताकि चू शिन्याओ किसी भी हालत में सुरक्षित रहे। उसी समय किन जुनहाओ अपने दोस्तों को हेवन शील्ड लिंकिंग डिवाइस दिखाने लगता है। वो गर्व से कहता है कि ये सिर्फ हेवन शील्ड ब्यूरो के असली सदस्यों को मिलता है और उसे भी 1 साल बाद ऐसा डिवाइस मिल जाएगा। उसके दोस्त फिर से उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन फांगशिन की नज़र किसी और चीज़ पर होती है। वो देखता है कि लड़ाई लगातार खतरनाक होती जा रही है और दुश्मन हर तरफ से हमला कर रहे हैं। तभी अचानक बर्फ की एक विशाल दीवार पूरे इलाके को ढक लेती है। सभी लोग कुछ पल के लिए रुक जाते हैं और अगले ही सेकंड वहां एक ऐसा इंसान पहुंचता है जिसे देखकर सात ऑफिस के सभी अधिकारी एक साथ सम्मान में खड़े हो जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि झूगे हैंग होता है। उसकी एंट्री होते ही साफ महसूस होने लगता है कि अब इस लड़ाई का रुख पूरी तरह बदलने वाला है। झूगे हैंग को देखते ही सातत ऑफिस की पूरी टीम राहत की सांस लेती है। वो बिना समय गंवाए सभी लोगों को आदेश देता है कि बच्चों और बाकी लोगों को तुरंत म्यूजियम के दक्षिण पूर्व वाले रास्ते से बाहर निकाला जाए। उसकी आवाज सुनते ही पूरी टीम हरकत में आ जाती है। उधर किन जुनहाओ पहली बार समझता है कि उसके सामने खड़ा इंसान कोई साधारण अधिकारी नहीं है। उसके दोस्त बताते हैं कि हेवन शील्ड ब्यूरो में टीम लीडर का पद हासिल करना आसान नहीं होता। इस रैंक तक पहुंचने के लिए कम से कम लेवल 8 की ताकत चाहिए होती है। यानी अभी उनके सामने खड़ा इंसान पूरे शहर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है।
लेकिन इसी बात से एक और सवाल खड़ा हो जाता है। अगर सिर्फ एक स्कूल की लड़की की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा अधिकारी भेजा गया है, तो आखिर चू शिन्याओ के पिता हैं कौन? इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। उधर नाइट आर्मी का सबसे ताकतवर दुश्मन भी सामने आ जाता है। वो झूगे हैंग को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि इतने कीमती होली ट्रेजर का इस्तेमाल ऐसे लोगों के हाथों में बिल्कुल बेकार जा रहा है। झूगे हैंग भी बिना घबराए जवाब देता है कि अगर उसे अपनी ताकत पर इतना भरोसा है, तो फिर दोबारा कोशिश करके देख ले। इतना कहते ही दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर दूसरी तरफ एली बाकी छात्रों को लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर हेलो गाइस, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। पार्ट 3 कमिंग सून।